अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमकेट रिव्यू बायोलॉजी के अंदर हम एक छोटा चैप्टर रिव्यू करने लगे हैं जिसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए जब आप एमकेट के लिए इसे पढ़ रहे हों। और मैं ये बताता हूँ, अच्छा मैं रिव्यू के अंदर जो बताता हूँ कि ये टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरी नज़र में, ठीक है, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, या जो मैं मेरी सोच है, ठीक है, उसके हिसाब से। लाजमी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने अनइम्पॉर्टेंट कह के छुड़वा दिया उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये ना हो कल को तो मेरा गला पकड़ो कि सर आपने तो कहा था इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैं ये बताता हूँ कि इनकेस अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो मैं किन टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है इसकी आपको डेफिनेशन पूरी की पूरी पता होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन होती है इसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, और ये भी लाजमी पता होना चाहिए कि ये किस बेसिस के ऊपर करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर। तो इसकी पूरी डेफिनेशन देके आपसे ब्रांच का नाम, क्योंकि ये पूरी एक ब्रांच है तो आपसे ब्रांच का नाम पूछा जा सकता है। देन आपको पता होना चाहिए टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर की डेफिनेशन। इसकी उल्टी सीधी सी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दो तरह से डिफाइन किया गया है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ आपने रटनी पड़ेगी। हो सकता है पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दें यहाँ से, एनी एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्टिव फेज रेफरिंग टू फॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, नीचे 4-5 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे भाई किसकी है। तो ये टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर की है, कैरेक्टर जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं। जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, ये सिमिलर और डिसिमिलर क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टर की तमीज़ की डेफिनेशन जो है वो ये है कि कैरेक्टर इज़ एनीथिंग और एनी फीचर हुज एक्सप्रेशन कैन बी मेजर्ड और अदरवाइज असेस। अब इन्होंने जो एक्सप्रेशन है उसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है। फॉर एग्जांपल पेटल लेंथ जो है ना, यानी जो फ्लावर की कलर्ड लीव्स होते हैं, पेटल्स इन्हें कहते हैं, उसकी जो लेंथ है ये एक कैरेक्टर है। इसकी एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब इसके अंदर वैरायटी, तो वो है पेटल की लेंथ 12 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये फिक्स आ गया, तो ये बेसिकली इस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल कोरोला कलर, सारे पेटल्स को मिलाकर हमने कोरोला कहा, कोरोला का कलर जो है ये कैरेक्टर है। कोरोला का कलर कौन सा, वाइट, ये इसकी एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल आपके स्किन की कलर की बात करें अगर हम, तो स्किन कलर ये एक कैरेक्टर हो गया, और स्किन कलर का ब्लैक होना या ब्राउन होना या वाइट होना ये उस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन है। हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल होना या डॉर्फ होना ये उसकी एक्सप्रेशन है। तो ये आपने याद रखना है कि कैरेक्टर की एक्सप्रेशन क्या होती है। किसी कैरेक्टर की एक्सप्रेशन जो है वो कोई कैरेक्टर दे देंगे और ऑप्शन के अंदर 4-5 चीज़ें दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से इस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, तो इसके ऊपर शायद एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया जा सके। देन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए 4 टूल्स हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। पहला टूल जो है ये होमोलॉजी है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बाहर से देखने में डिफरेंट होते हैं, फंक्शन डिफरेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि फंक्शन डिफरेंट करते हैं लेकिन इनकी अंदर की जो बनावट होती है वो सिमिलर होती है। तो आपने ये डायग्राम याद रखनी है कि ये चारों ऑर्गन्स जो हैं ये होमोलोगस है। इंसान का हाथ, बिल्ली का पंजा, वेल का फ्लिपर और बैट का जो विंग है ये होमोलोगस है। ये बाहर से देखने में डिफरेंट है, फंक्शन इनका डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर की बनावट सिमिलर है। तो ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं होमोलोगस। अब सपोज कर लें आपको वो ये वाले ना दें, आपको कोई और ऑर्गन दे दें, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखें, 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक है हमारे पास होमोलोगस और एक है हमारे पास एनालोगस। होमोलोगस वो हैं कि जिनका फंक्शन है डिफरेंट, ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो है डिफरेंट। एनालोगस वो होते हैं जिनका फंक्शन होता है सेम। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं इनका फंक्शन डिफरेंट है, दीज आर होमोलोगस ऑर्गन। इसके बरक्स एनालोगस क्या होगा, जैसे कि आपका बर्ड है, बर्ड के जो पर हैं, जो विंग्स हैं, बर्ड के जो विंग्स हैं या किसी इंसेक्ट के जो विंग्स हैं, दीज आर एनालोगस ऑर्गन। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनकी बनावट डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम। बर्ड भी अपने विंग्स को फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करता है, इंसेक्ट भी अपने विंग्स को फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आपको इन 4 की जगह कोई और ऑर्गन्स देते हैं और आपसे पूछते हैं कि एग्जाम्पल है या नहीं होमोलोगस की, तो आपने बस ये देखना होगा कि इनका फंक्शन सेम है या नहीं। फंक्शन सेम है तो यूजुअली वो नहीं होंगे, फंक्शनली डिफरेंट। होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन यही होती है कि दे में डिफर फंक्शनली, बट इनकी जो इंटरनल पैटर्न होता है, अंदर की बनावट होती है, वो सेम होती है या सिमिलर होती है। सेम तो नहीं होती, सिमिलर होती है, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं और एवोल्यूशन के बाद इनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ गए हैं फंक्शनली, लेकिन अंदर की बनावट स्टिल मिलती जुलती है। देन बायोकेमिस्ट्री और साइटोलॉजी, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये भी यूज़फुल होते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। मैंने आपको वायरस का भी बताया था।
चूँकि बैक्टीरिया और वायरस छोटे होते हैं तो आप ऑर्गन की बेसिस के ऊपर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिकली एक ही सेल होता है। तो उसके अंदर या तो आप केमिकल्स देखते हैं, ठीक है, या सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। केमिकल्स आप वायरस के अंदर भी देखते हैं। वायरस के अंदर मैंने आपको बताया था क्लासीफाई करते हैं हम, एक तरह के वायरसेस होते हैं जिन्हें हम डीएनए वायरस कहते हैं, एक तरह के वायरसेस को हम आरएनए कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था एक तरह के वायरसेस को एनवेलप वायरस कहते हैं, एक तरह के वायरसेस को नॉन एनवेलप कहते हैं। ये बेसिकली किस बेस के ऊपर कर रहे हैं आप, किसी न किसी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर या केमिकल की बेस के ऊपर। साइटोलॉजी जो है इसमें सेल की स्टडी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करना है, सेल की स्टडी की बेसिस पे किया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे किया, सेल की बेसिस के ऊपर किया। तो अब आपको पता है दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक वो हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं और एक वो हैं जो यूकैरियोट्स हैं। क्या डिफरेंस है, इनका सेल डिफरेंट होता है, एक में न्यूक्लियस होता है, एक में न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसमें साइटोलॉजी ने हेल्प की, या बैक्टीरिया या वायरसेस को क्लासीफाई करने के लिए बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। फाइनल टूल आपने याद रखना है जेनेटिक्स होता है। जब किसी तरीके से बात ना बन रही हो, समझ ना आ रहा हो, तो फिर आप डीएनए को खोल के देखते हैं, डीएनए पढ़ते हैं, उसका सीक्वेंस देखते हैं और देखते हैं वो किससे मिल रहा है, मैच कर रहा है, ये किसी के साथ सिमिलर है या नहीं। तो हमने फंजाई के अंदर पढ़ा था कि फंजाई का डीएनए जब स्टडी किया गया तो वो ना तो प्लांट से मिल रहा था ना एनिमल से मिल रहा था, जब भी फंजाई को बिल्कुल एक अलग किंगडम दे दिया गया था। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं हायरार्की के ऊपर। यहाँ पर बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहली बात तो आपको स्पीशीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। देखिए, एक बात लाजमी याद रखें स्पीशी के बारे में, जो स्पीशी है वो बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का कि जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। ये वाहिद पॉइंट है जो कि आपने लाजमी याद रखना है। ये अलग तरीके से भी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने देखा था पास पेपर्स के अंदर कि उन्होंने पूछा कि भाई दो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म थे, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया और कुछ वक्त के बाद, बहुत वक्त के बाद उन्हें जब दोबारा मिलाया गया तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक ही स्पीशी हैं या फिर ये अलग अलग स्पीशी हो गए हैं। तो उसका आंसर ये था कि अगर ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक स्पीशी, अगर नहीं कर पा रहे, फिर भले दिखने में कितने भी सेम हो, तो फिर ये एक स्पीशी नहीं रहे। तो ये वो वाहिद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्पीशी की बेसिक डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके अलावा फीचर्स जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं स्पीशी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं। लाइक इंसान जो हैं, हमारे मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं, या यहाँ के इंसान के किसी भी दुनिया में जगह में इंसान के किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क के इंसान के साथ कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं। एंड थर्ड फीचर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बेसिस के ऊपर भी कुछ हद तक हेल्प मिल सकती है। बट जो मेन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, इंटरब्रीड वाला और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाला। इसके बाद आपने ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है कि स्पीशीज से बड़ा यूनिट कौन सा होता है, जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से इसको आप किसी तरीके से भी याद रखें, लेकिन आपने याद रखना है। देन देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता है कि किंगडम के बाद आता है फाइलम, लेकिन जब आप बात करते हैं प्लांट्स की या बैक्टीरिया की तो एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है फाइलम की जगह, वो है डिवीजन। तो जहाँ पर फाइलम है वहीं पर प्लांट्स के लिए या बैक्टीरिया के लिए या फंगस के लिए भी आपने देखा है तो डिवीजन की टर्म इस्तेमाल की जाती है। देन आपने इनकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग याद रखनी है। पता नहीं इससे क्वेश्चन आया या नहीं आया, लेकिन आपको ये याद रखनी है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये 5 ऑर्गेनिज्म है कि जिनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है पूरी की पूरी। कहाँ गया? हाँ, ये 5 ऑर्गेनिज्म है, इनकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। देखिए, एक तो सवाल इससे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऑर्डर बता दें वीट का ऑर्डर क्या है, तो वो पोएल्स है। या आपसे पूछ लें डिवीजन बता दें वीट की, तो ट्रैकियोफाइट है। देखें, ये है रट्टे वाला क्वेश्चन। मैं अगर पूछूंगा ना तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये दे दूँगा, सिर्फ ये वाला साइड दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे मिटा दूँगा और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे बता दें इसमें इस पूरी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या मिसिंग है। यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ऑप्शन के अंदर आपको ये 5 ऑप्शन दे दूंगा तो आप बता देंगे कि भाई इसके अंदर क्लास मिसिंग है। कैसे पता आपको? क्योंकि आपको पता है सबसे ऊपर किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा लॉजिकल है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप कोई एक इनमें से गायब कर दें या 2 इनमें से गायब कर दें और पूछने के भाई इस सीक्वेंस के अंदर क्या मिसिंग है, क्लास मिसिंग है, फैमिली मिसिंग है, ऑर्डर मिसिंग है। या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई हाउस फ्लाई जो है उसकी फैमिली का नाम बता दें, ठीक है, या हाउस फ्लाई जिस फाइलम से बिलोंग करती है उस फाइलम का नाम बता दें। अच्छा, ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है नीचे से ऊपर तक, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। इस पूरी असेंडिंग सीरीज़ को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। तो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन इसके अंदर हर यूनिट जो है ना वो कहलाता है टैक्सॉन। तो ये एक टैक्सॉन है, स्पीशी एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है। सारे टैक्सॉन को मिला देंगे तो ये छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग सीरीज़ जो है ये कहलाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगेन इसके अंदर भी वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अर्थवर्म जो है उसकी फैमिली का नाम बता दें, अर्थवर्म जो है उसके क्लास का नाम बता दें, अर्थवर्म की जीनस का नाम बता दें। लेकिन ये थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन हो जाएगा। इससे बेटर क्वेश्चन ये है कि ये सारे दे दूं, ठीक है, और मैं ये मिटा दूं
और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें से क्या मिसिंग है, तो इस स्पीशी का नाम मिसिंग है। या अगर मैं ये मिटा दूँ और मैं पूछ लूँ क्या मिसिंग है, तो क्लास का नाम मिसिंग है। ये कैसे पता लगाएंगे आप देखेंगे कौन से नंबर पे मिसिंग है। तो आपको चूँकि पता है कि पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है। देन नॉमेनक्लेचर जिस बंदे ने दिया था सिस्टम वो लीनियस था, ठीक है। इसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर वन, ये कहता है कि हर स्पीशी का जो नाम है वो 2 वर्ड्स का होगा, जिसमें से पहला वर्ड उसके जीनस को जाहिर करेगा और सेकंड नेम स्पीशी को जाहिर करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जीनस का नाम है ना वो कैपिटल में लिखा जाता है और जो स्पीशी का नाम है वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बात, इन्हें इटैलिक्स में अंडरलाइन या हैंड रिटन या टाइप किया जाता है। अब इससे सवाल क्या बन सकता है, आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 के अंदर बॉटनिकल नेम्स है, ठीक है। तो मैं आपको 5 वो दे दूँ, प्लांट्स दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल दे दूँ, रोज़ फैमिली है ना, रोज़ फैमिली कितने आसान से नाम है। एप्पल है, और कौन सा है, आमंड है, ठीक है, रोज़ है। तो मैं आपको 5 कोई भी, या पोटैटो दे दूँ मैं, ठीक है, और टोमेटो दे दूँ, और मैं इनके नाम के आगे जो है इनके साइंटिफिक नेम दे दूँ आपको। और मज़े की बात क्या है, यूजुअली क्या दिया जाता है, यूजुअली तो ये करते हैं कि आपको एक साइंटिफिक नेम दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि वो इनमें से किसका है, या एक कॉमन नेम दे देंगे और आपको 5 साइंटिफिक नेम में से पूछ लेंगे। मैं क्या करूँगा, ये बड़ा ईविल क्वेश्चन है, बहुत ईविल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली किसी के सामने आ जाए ना तो शायद वो सॉल्व ना कर सके। मैं आपको सारे के सारे करेक्ट आंसर दूंगा। जबकि एप्पल का नाम होता है पायरस मेलस, या एमिगडाला का आमंड का नाम होता है, या रोज़ का नाम होता है, या पोटैटो का नाम होता है, मैं आपको एज इट इज़ बिल्कुल करेक्ट जो है वो इनके आंसर दूंगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पिक द रॉन्ग वन, ठीक है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं आपको सारे दे रहा हूँ, या पिक द रॉन्ग वन या पिक द इनकरेक्ट वन, जबकि मैंने आपको कहा कि मैंने सारे ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, मैंने सारे ऑप्शन आपको सही दिए हैं। मैं इसमें करूँगा क्या, 4 में मैं क्या करूँगा कि जीनस का नाम कैपिटल से स्टार्ट करूँगा, स्पीशी का नाम स्मॉल से, और एक में मैं ऐसा करूँगा कि दोनों का नाम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट कर दूँगा। तो ये बहुत 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 ईविल क्वेश्चन है। ये अगर पहली बार किसी के सामने आ जाए तो शायद वो सॉल्व भी ना कर सके, क्योंकि वो तो देखेगा ना एप्पल का नाम लिखा है पायरस मेलस, उसे क्या पड़ी है कि मेलस जो है वो छोटे एम से स्टार्ट हुआ है या बड़े एम से स्टार्ट हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, जो पूछा जाना भी चाहिए। खैर, पता नहीं मुझे कब बुलाएंगे पेपर बनाने के लिए। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी बार क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन 2 किंगडम वाली थी, उसके बाद विटाकर की क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद मॉडिफिकेशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली क्लासिफिकेशन दो किंगडम की थी, वो किस बेस पे थी, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। देन सेकंड जो क्लासिफिकेशन है विटाकर, वो कितने किंगडम पे थी, किस बेस पे की थी, और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, और उसके बाद मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज की मॉडिफिकेशन क्या थी। तो देखिए, प्रीवियसली जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था 2 ग्रुप्स के अंदर किया था, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि किस बेस पे एनिमल्स के अंदर रखा गया था। नंबर 1 मोटाइल होते, जो मोटाइल थे, जो हीटोट्रॉफिक थे, और जिनके पास ना तो क्लोरोफिल और ना सेल वॉल थी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंजाई हीटोट्रॉफिक होता है, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसे कहाँ रखना चाहिए, एनिमल के अंदर। लेकिन चूंकि इसके पास सेल वॉल नहीं थी और ये मोटाइल नहीं था, तो इसे एनिमल के अंदर नहीं रखा गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनिमल किंगडम के अंदर इन्हें रखा गया, प्लांट के अंदर किन्हें रखा गया, प्लांट के अंदर इन्हें रखा गया जो ऑटोट्रॉफिक थे, खाना खुद बनाते थे, सेल वॉल थी, चाहे क्लोरोफिल हो या ना हो। एंड दिस इज़ वाई फंजाई और बैक्टीरिया, हालांकि ये ज़्यादातर हीटोट्रॉफ होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई तो होती है सारे हीटोट्रॉफ हैं, बैक्टीरिया भी हीटोट्रॉफ होते हैं ज़्यादातर। इन्हें बावजूद इसके कि ये हीटोट्रॉफ हैं, इन्हें रखा गया प्लांट किंगडम के अंदर मेनली बिकॉज ऑफ सेल वॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बताओ कि प्रीवियसली जो क्लासिफिकेशन हुई थी उसमें क्या बेसिस था एनिमल के अंदर रखने के लिए, और क्या बेसिस थे, क्या कैरेक्टर देखे जाते थे प्लांट किंगडम के अंदर रखने के लिए। अच्छा, देन अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आई, तो ये 3 प्रॉब्लम्स है जो कि आपको बताने चाहिए। पहली प्रॉब्लम थी यूग्लिना और उसके जो रिश्तेदार हैं उनसे रिलेटेड। इन्हें क्या मसला था भाई, इन्हें रखा गया था किसमें, इन्हें रखा गया था प्रोटोजोआ के साथ, एनिमल किंगडम में। क्यों? क्योंकि ये मूव करते हैं। मैंने बताया मोटिलिटी की बेस के ऊपर इन्हें रख दिया गया था फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर, जो एनिमल किंगडम में था पहले। लेकिन यूग्लिना आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास भी, इसके रिश्तेदारों के पास भी होता है। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और ये रिस्पॉन्ड करता है टू द लाइट। तो ये वो फीचर्स हैं जो कि प्लांट वाले फीचर्स हैं, लेकिन इसे रखा गया था एनिमल किंगडम के अंदर। तो इसने जो है वो एहतजाज किया। सेकंड एहतजाज किसने किया, फंजाई ने। फंजाई जो है वो प्लांट से डिफरेंट है, क्योंकि फंजाई हीटोट्रॉफिक होता है, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, बट स्टिल उन्हें रखा गया था प्लांट के साथ। क्यों? क्योंकि सिर्फ सेल वॉल थी, हालांकि सेल वॉल भी उनकी डिफरेंट होती है। थर्ड प्रॉब्लम बैक्टीरिया के साथ, ये बैक्टीरिया को भी रखा गया था प्लांट के साथ। क्यों? बिकॉज सेल वॉल थी उनके पास। हालांकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, सेलुलर स्ट्रक्चर, तो वो बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। तो ये 2 किंगडम की क्लासिफिकेशन थी, और ये 3 जो है इसके अंदर प्रॉब्लम थी।
फिर आया विटेकर टू द रेस्क्यू। विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी वो आपको पता होना चाहिए कि 2 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर के अंदर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। एंड नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फूड कैसे ऑब्टेन करता है, खुद बनाता है किसी और से लेता है। इसकी आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सारी की सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड फीड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड दे शुड बी प्लेस इन विच किंगडम। मैं 5 आपको दे दूंगा और आपसे पूछूंगा भाई किस किंगडम में डालूं। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू विटेकर मल्टी सेलुलर नॉन क्लोरोफिलस यूकैरियोट विच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन एंड इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट दे शुड बी प्लेस इन विच किंगडम। तो आपको बताना चाहिए किंगडम फंजाई की डेफिनेशन की बात हो रही है, तो पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखनी है। देन आ जाते हैं विटेकर की स्कीम के अंदर क्या गड़बड़ थी। तो देखिए इसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि किंगडम प्रोटिस्ट से रिलेटेड थी, क्योंकि इसने अपने किंगडम का नाम प्रोटिस्ट रखा था, प्रोटिस्टा, जो कि बाद में जाके प्रोटोक्टिस्टा हुआ था। क्या प्रॉब्लम थी भाई इसके अंदर, जो एल्जी हैं जिसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी, तो यूनिसेलुलर वालों को तो इस किंगडम में डाल दिया था, और जो मल्टी सेलुलर थे वो चूँकि प्लांट्स के साथ रिजेंबल कर रहे थे तो उन्हें प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। तो ये जो 2 एल्जी जो है ना, ये एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन्होंने जो है वो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया, जिसके बाद जो है वो 2 हुकूमती एहलकार जो है मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई ये मल्टी सेलुलर एल्जी जो है ना, ये दुख से मर जाएंगे, तो इन्हें उठाकर रखा जाए यूनिसेलुलर के साथ, प्लांट किंगडम से हटा दिया जाए और यूनिसेलुलर के साथ रखा जाए उसी ग्रुप के अंदर, जिसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं। तो इसके बाद से किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है ये रैग बैग हो गया कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो कहीं और फिट ना हो सके उसे उठाकर डाल दिया जाए इधर। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है। ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने तमीज़ से नहीं पढ़ा ये चैप्टर और उससे मैं पूछ लूँ कि बेटा मैं वायरस को कौन सी किंगडम में रखूँ, तो वो कहेगा किंगडम मोनोरा के अंदर, या जिसे किंगडम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला किंगडम है, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसे पता है बैक्टीरिया आता है, तो वो भी वायरस भी इसी के अंदर आ जाएगा। मज़े की बात यह है कि वायरस किसी किंगडम के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, जबकि वायरस को अभी तक पता ही नहीं है कि लिविंग कंसिडर करें या ना करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 किंगडम में से किसी किंगडम के अंदर वायरस नहीं आता, ठीक है, वायरस का कोई किंगडम नहीं है। देन आपको ये मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज की डेफिनेशन भी एज इट इज़ पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विटेकर। वैसे तो ज़्यादा चेंज नहीं है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्लांट, फंजाई और एनिमल। डिफरेंस जो आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर आ रहा है, क्योंकि पहली डेफिनेशन ये थी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते थे। अब डेफिनेशन चेंज हो गई है, अब इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं ऐसे जो पहले प्लांट के साथ रखे गए थे, फंजाई के साथ या एनिमल के साथ, और इसके साथ साथ इसके अंदर मल्टी सेलुलर एल्जी भी आते हैं और इसके अंदर प्रिमिटिव फंजाई भी आते हैं जो कि ऑल्सो मल्टी सेलुलर है। तो ये डेफिनेशन आपको लाजिम पता होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफिकेशन है। फिलहाल मैं यहीं तक रख रहा हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, इसके बाद मैं इसका जो अगला पार्ट है वो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करूँगा।